नमस्कार। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नवी कहानी जिसका नाम है आदमखोर बूढ़ा। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक घने जंगलों से घिरे छोटे से गांव का नाम था नरकुंडा। ये गांव दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। वहां तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं था। न सड़कें थी, न रेल। सिर्फ जंगलों से गुजरती हुई एक पगडंडी थी जो गांव तक जाती थी। नरकुंडा गांव में मुश्किल से 40-50 घर होंगे। लोग खेती करते थे, पशु पालते थे और अपने अपने जीवन में मग्न रहते थे। लेकिन इस गांव के बारे में एक डरावनी बात मशहूर थी। पुराने खंडहर में रहने वाला बूढ़ा आदमी। लोग कहते थे वो कोई साधारण बूढ़ा नहीं था, वो आदमखोर था। गांव से लगभग 1 कोस दूर एक पुराना किला था। अब वो सिर्फ खंडहर बचा था। दीवारें झुकी हुई, फर्श उखड़ा हुआ और हर कोने में जाले जाले। दिन में भी वो जगह डरावनी लगती थी, लेकिन रात को वहां जाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। बूढ़ा कभी गांव नहीं आता था, लेकिन जब भी गांव से कोई बच्चा या आदमी गायब होता तो लोग कहते वो आदमखोर बूढ़ा उसे ले गया। गांव के बुजुर्गों की कहानियां और भी खौफनाक थी। वे बताते थे कि वो बूढ़ा कभी एक तांत्रिक था जो अमरता की साधना करता था। लेकिन एक दिन उसकी साधना गलत दिशा में चली गई और वो शापित हो गया। अब उसे हर पूर्णिमा की रात को मानव मांस की जरूरत होती थी। अगर वो न खाए, एक बूढ़ी अम्मा ने कहा था, तो उसकी आत्मा उसकी ही देह को खा जाएगी। वो पागल हो जाएगा। गांव नरकुंडा में एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। रात थी पूर्णिमा की। आसमान में चमकता हुआ चांद गांव की झोंपड़ियों पर अजीब सी सफेद रोशनी बिखेर रहा था। लोग दरवाजे बंद कर चुके थे, चूल्हे बुझा दिए गए थे और बच्चों को माओं ने डरावनी कहानियों के साथ सुला दिया था। लेकिन एक घर ऐसा था जहां चुपचाप एक युवक अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उस युवक का नाम विक्रम था। लगभग 22 साल का, ताकतवर और साहसी। गांव में हर कोई उसकी बहादुरी के किस्से सुनाता था। वो आदमखोर बूढ़े की कहानियों पर हंसता था। अगर वो बूढ़ा सचमुच इंसान खाता है तो मैं उसका शिकार बनकर नहीं जाऊंगा, बल्कि उसे शिकार बनाऊंगा, वो अक्सर दोस्तों से कहता। उस रात विक्रम ने एक फैसला लिया। वो खंडहर में जाएगा। आधी रात को वो चुपचाप घर से निकला। उसके हाथ में एक मशाल थी और कमर में एक नुकीला खंजर। जंगल की पगडंडी से वो खंडहर की ओर चल पड़ा। उसकी सांसें ठंडी हवा में धुआं बनकर उड़ रही थी। हर ओर सन्नाटा था। बस कहीं कहीं उल्लू की आवाज या सूखी टहनियों के टूटने की चरमराहट। और फिर खंडहर सामने था। खंडहर में कदम रखते ही एक अजीब सी बदबू नाक में घुस गई, सड़ी हुई मांस की। विक्रम की नाक सिकुड़ गई। उसने मशाल ऊंची की। दीवारों पर कुछ अजीब चित्र थे, तांत्रिक चिन्ह, जिनमें इंसानों की आकृतियां बनी थी, खून से। जैसे ही वो एक बड़े हॉल के बीच पहुंचा, अचानक एक आवाज गूंजी। कौन है? विक्रम ने खंजर कसकर पकड़ा। मैं हूं विक्रम, गांव से आया हूं तुझे ढूंढने। एक कोने से एक आकृति बाहर निकली। वो एक बूढ़ा था, झुकी हुई पीठ, सफेद लटकते बाल, गंदे फटे कपड़े और लाल लाल आंखें। उसका मुंह खून से सना हुआ था और दांत लंबे और नुकीले, जैसे किसी जानवर के हों। तू खुद आया है, बूढ़े ने हंसते हुए कहा। आज मुझे शिकार ढूंढना नहीं पड़ा। विक्रम ने मशाल उसकी ओर फेंकी और उस पर झपट पड़ा। बूढ़ा चीखा, लेकिन हवा में ऐसे गायब हो गया जैसे धुआं हो। विक्रम को जैसे ही लगा कि बूढ़ा गायब हो गया है, उसने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसकी पीठ के पीछे एक गंदा, सड़ा हुआ हाथ उसके कंधे पर आ गिरा। तू बहुत हिम्मती है, बूढ़ा गुर्राया, पर हिम्मत हमेशा जिंदा नहीं रखती। विक्रम ने झट से पलटकर खंजर चलाया। खंजर बूढ़े की छाती में घुस गया, लेकिन बूढ़े ने दर्द महसूस ही नहीं किया। उसकी आंखों में आग थी।
खून की जगह काला गाढ़ा द्रव बाहर निकला। विक्रम पीछे हटा। बूढ़ा जिंदा था। मैं मर नहीं सकता, मूर्ख। वो हंसा। मैं शापित हूं। हर 100 सालों में मुझे 7 मानवों का रक्त पीना होता है ताकि मेरा शरीर न सड़े। फिर उसने जमीन पर हाथ मारा और एक पत्थर की पट्टी खिसक गई। नीचे एक गुफा खुली। यह है मेरा तांत्रिक स्थान, जहां मैं शक्ति ग्रहण करता हूं। बूढ़ा गुर्राया। विक्रम को होश नहीं था कि वह कैसे वहां नीचे पहुंच गया। गुफा में चारों ओर हड्डियां बिखरी थी, बच्चों की, औरतों की, मवेशियों की। बीच में एक तांत्रिक मंडल बना था, जिसके बीचों बीच एक आदमी बंधा हुआ था, अधमरा। यह है मेरा अगला शिकार, बूढ़ा बोला। विक्रम ने उस आदमी को पहचान लिया। वो गांव का हरिराम था, जो 2 दिन पहले लापता हुआ था। विक्रम का मन क्रोध से भर गया। वो बूढ़े पर फिर झपटा, लेकिन इस बार बूढ़ा और तेज था। उसने हवा में हाथ घुमाया और एक अदृश्य शक्ति विक्रम को दीवार से टकरा गई। मुझे शक्ति चाहिए, तेरे जैसे नौजवान का ताजा रक्त, बूढ़ा चीखा। लेकिन तभी एक आवाज आई, एक स्त्री की। विक्रम दर्द से कराह रहा था। बूढ़ा तांत्रिक उसे उठाकर तांत्रिक मंडल की ओर घसीट रहा था। तभी एक झन्नाटेदार आवाज गूंज उठी, ठहर जा तांत्रिक, ये लड़का तेरा शिकार नहीं, मेरी कसम है। बूढ़ा रुक गया। विक्रम ने नजर उठाई। सामने एक औरत खड़ी थी, काले कपड़ों में लिपटी हुई, लंबे काले बाल, सावला लेकिन तेजस्वी चेहरा। उसकी आंखों में आग थी। तू, बूढ़ा चौंका, तू वापस आ गई, रचना? हां, मैं वापस आई हूं, रचना ने कहा। तेरा वक्त अब पूरा हो गया है। 100 सालों से तू जो कर रहा है, आज उसका अंत मैं ही करूंगी। विक्रम हक्का बक्का था। ये औरत कौन थी? रचना ने एक पोटली से लाल रंग का चूर्ण निकाला और जमीन पर फेंका। चारों ओर धुआं भर गया। बूढ़ा चीखा, तेरे पास अब भी रक्त मंत्र है? फिर शुरू हुआ तांत्रिकों का युद्ध। बूढ़ा और रचना दोनों ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवा गरजने लगी, दीवारें कांपने लगी। बूढ़े ने हवा में एक त्रिशूल उछाला, लेकिन रचना ने उसे मंत्र से बीच में ही रोक लिया। तभी रचना ने विक्रम की ओर देखा और कहा, मेरे पास अधिक समय नहीं है। अगर तू मुझे मदद करेगा तो हम उसे रोक सकते हैं। विक्रम उठ खड़ा हुआ। मैं तैयार हूं। रचना ने एक कटोरे में अपना खून निकाला। ये रक्त शक्ति देता है, तू इसे पी, तेरा शरीर मजबूत हो जाएगा। लेकिन याद रख, एक बार पिया तो तुझे कभी सामान्य जीवन नहीं मिलेगा। विक्रम ने बिना सोचे कटोरा उठाया और खून पी गया। जैसे ही विक्रम ने रचना का खून पिया, उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। सिर चकराया, धड़कनें तेज हो गई। फिर अचानक उसके अंदर कुछ फटने जैसा हुआ, जैसे किसी ने सोया हुआ शेर जगा दिया हो। उसकी आंखें सुर्ख हो गई, मांसपेशियां फड़कने लगी और शरीर हल्का महसूस हुआ। अब वो इंसान से कुछ और बन चुका था, रक्त बल से भरा योद्धा। रचना ने उसकी ओर देखा और मुस्कराई। अब तू तैयार है, विक्रम, उस बूढ़े को खत्म कर। बूढ़ा अब भी मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों ओर आग की लपटें उठ रही थी। कोई नहीं रोक सकता मुझे, वो चीखा। लेकिन विक्रम अब किसी साधारण मनुष्य जैसा नहीं था। वो बिजली की तरह आगे बढ़ा और खंजर को सीधा बूढ़े के सीने में घुसेड़ दिया। इस बार बूढ़ा चीखा। वो खंजर रक्त से नहीं, रक्त बलिदान से भरा था। ये असंभव है, मैं अमर हूं। बूढ़े की आवाज डूबने लगी। बूढ़ा तड़पा, चिल्लाया और फिर उसकी देह राख में बदल गई। उसके साथ ही तांत्रिक मंडल भी टूट गया और चारों ओर छाया हुआ अंधकार मिट गया। हरिराम बेहोशी से उठ गया। रचना थक चुकी थी, लेकिन शांत। अब ये गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, उसने कहा। विक्रम और रचना हरिराम को लेकर गांव लौटे। लोग हैरान थे। विक्रम जिंदा लौट आया था और साथ में वो बूढ़ा गायब हो चुका था।
गांव में पहली बार किसी ने उस खंडहर का नाम बिना डर के लिया। रात को विक्रम जब अपनी झोपड़ी में सोया तो उसके सपने में एक आवाज आई, तूने रक्त पिया है विक्रम। अब तो तांत्रिकों की अगली कड़ी है। उसकी आंख खुली। वो पसीने से भीगा हुआ था। विक्रम को नींद में जो सपना आया था वो महज सपना नहीं था, एक बुलावा था। अगली रात जब वो गांव की सीमा पर टहल रहा था, अचानक उसके सामने एक गहरा काला दरवाजा प्रकट हुआ, हवा में तैरता हुआ। उसके चारों ओर तांत्रिक चिन्ह चमक रहे थे। बिना कुछ समझे विक्रम उस दरवाजे में चला गया। वो एक अजीब जगह पहुंच गया। चारों ओर अंधेरा और बीच में एक ऊंचा मंच, जहां सैकड़ों काले चोगे पहने लोग बैठे थे। वे सब तांत्रिक थे, कुछ बूढ़े, कुछ जवान, कुछ इंसान से परे। मंच के बीच बैठा था एक मुखिया, कालाचार्य। विक्रम, कालाचार्य ने गरजती आवाज में कहा, तूने रक्तबल ग्रहण किया है, अब तुझे तांत्रिक सभा की परीक्षा देनी होगी। पहली परीक्षा, विचार की अग्नि। विक्रम को एक काले कटोरे में झांकने को कहा गया। उसमें उसकी सारी यादें दिखीं, बचपन, मां बाप, दोस्त, गांव। अगर तू ये मार्ग अपनाएगा, कालाचार्य ने कहा, तो इन सब का त्याग करना होगा। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने सिर झुका दिया। दूसरी परीक्षा, शरीर की पीड़ा। उसके शरीर पर बिना छुए जले के निशान उभरे, लेकिन वो चुप रहा। तीसरी परीक्षा, मृत्यु की छाया। एक साया उसके सामने खड़ा हो गया। वो खुद था, पर मर चुका, सड़ागला और आदमखोर की शक्ल में। क्या तू इस रूप को स्वीकार कर सकता है? साया फुसफुसाया। विक्रम ने आंखें बंद की और बोला, अगर यही कीमत है किसी बुराई को मिटाने की, तो मैं तैयार हूं। सभा शांत थी। फिर कालाचार्य ने कहा, विक्रम, अब तू तांत्रिक समाज का भाग है, लेकिन याद रख, तू अकेला नहीं। जो शक्ति तुझमें है उसी के जैसे 7 और हैं, और उनमें से एक अब भी आदमखोर है। सभा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन विक्रम को एक वृद्ध तांत्रिक, गहवरनाथ, ने रोक लिया। तू नहीं जानता, उसने फुसफुसाते हुए कहा, कि पहला बूढ़ा तांत्रिक अकेला नहीं था, वो सिर्फ एक था, 7 आदमखोरों में से। विक्रम चौंका। क्या मतलब? 100 साल पहले एक तांत्रिक यज्ञ के दौरान 7 शिष्य अमरता की लालसा में अभिशप्त हो गए थे। हर 100 साल में उन्हें 7 मानवों का रक्त पीना होता है। तूने उनमें से एक को मार दिया है, 6 अब भी बचे हैं। गांव लौटकर विक्रम ने रचना को सब बताया। वो शांत रही, फिर बोली, तो अब तेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा विक्रम। या तो तू बचे हुए आदमखोरों को मारे, या एक दिन तू खुद उनमें शामिल हो जाएगा। इसी बीच गांव में फिर एक घटना घटी। एक चरवाहा बच्चा गायब हो गया था। विक्रम तुरंत हरकत में आया। वो जानता था, ये दूसरा आदमखोर सक्रिय हो चुका है। विक्रम ने जंगल के पास जाकर उस जगह की जांच की जहां बच्चा आखिरी बार देखा गया था। वहां कुछ अजीब निशान मिले, इंसानी पैर जैसे, मगर पंजों वाले, साथ ही एक काले धागों की माला। ये कोई आम तांत्रिक नहीं। रचना बोली, ये भैरवनाथ हो सकता है, जानवरों की आत्मा से जुड़ा आदमखोर। विक्रम ने पीछा करते हुए एक गुफा खोजी, जहां दीवारों पर खून से चित्र बने थे, इंसानों और जानवरों के बीच मिलती आकृतियां। वही एक कोने में बच्चा बेहोश पड़ा था, और उसके सामने बैठा था भैरवनाथ। उसका चेहरा आधा इंसान, आधा भेड़िए जैसा था। उसकी आंखें जंगली थी, और उसके हाथों में नुकीले नाखून। विक्रम, उसने गुर्राकर कहा, तू उस बूढ़े का हत्यारा है, अब तू मेरा शिकार बनेगा। गुफा की हवा भारी हो गई। विक्रम खड़ा था, खंजर हाथ में कसकर पकड़े हुए, पर उसके सामने था भैरवनाथ, इंसानी शरीर में जंगली भेड़िए की आत्मा बसाए एक आदमखोर। भैरवनाथ गुर्राया, और उसकी रीढ़ की हड्डियां खड़खड़ाने लगी। उसके दांत और लंबे हो गए, पंजे फाड़ने को तैयार,
और शरीर से धुएं जैसी काली ऊर्जा निकलने लगी। तेरे जैसे तांत्रिक हमें मिटा नहीं सकते, वो चीखा। हम तुझे भी खा जाएंगे और फिर तेरा खून हमारी शक्ति बनेगा। लेकिन विक्रम अब वो साधारण ग्रामीण युवक नहीं था। उसने आंखें बंद की, मंत्र पढ़ा और रक्त संस्कार की ऊर्जा को बुलाया। उसकी आंखें फिर से सुर्ख हो गई और उसकी हथेली में एक ज्वाला उठा, रक्त चक्र। गुफा गूंज उठी मंत्रों से। रौद्राय रक्तरूपाय नमः। भैरवनाथ झपटा। उसकी रफ्तार बिजली जैसी थी, लेकिन विक्रम हवा में छलांग लगाकर पीछे हटा और रक्त चक्र उसकी ओर फेंका। धाय! वो चक्र सीधे भैरवनाथ के कंधे में लगा और उसका मांस जलने लगा। आग! ये रक्ताग! वो चिल्लाया। ये तो केवल रक्त संस्कार वाले। विक्रम आगे बढ़ा और एक मंत्र से खंजर को ज्वलनशील बना दिया। उसने छलांग मारी और सीधा भैरवनाथ की छाती पर वार किया। भैरवनाथ तड़पा, मगर अभी मरा नहीं। उसने अपनी अंतिम शक्ति बटोरी और विक्रम को पीछे धकेल दिया। मैं अकेला नहीं हूं। उसने दांत पीसे, बाकी 5 आ रहे हैं। और फिर उसकी देह राख में बदल गई। विक्रम ने घायल बच्चे को उठाया और गुफा से बाहर आया। उसकी सांसें चल रही थी, भले ही धीमी, लेकिन जिंदा था। गांव लौटकर जब उसने बच्चा सौंपा, लोग हैरान रह गए। अब उन्हें यकीन होने लगा था कि विक्रम कोई साधारण इंसान नहीं रहा। उस रात तांत्रिकों की सभा में एक नई भविष्यवाणी गूंजी। जब 3 आदमखोर मारे जाएंगे, तब शेष 4 एक साथ लौटेंगे और तब रक्त का महास्नान होगा। तांत्रिकों की सभा एक बार फिर बुलवाई गई। इस बार वहां गहराई से चिंता थी। कालाचार्य, तांत्रिकों का सर्वोच्च गुरु, अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों ओर अन्य अनुभवी तांत्रिक बैठे थे और बीच में खड़ा था विक्रम। तूने 2 आदमखोरों को समाप्त किया है, विक्रम, कालाचार्य बोला। लेकिन अब शेष 4 एकजुट हो चुके हैं और उनके एकत्र होने का अर्थ है रक्त महास्नान। विक्रम ने पूछा, ये रक्त महास्नान क्या है? एक वृद्ध तांत्रिक ने प्राचीन पांडुलिपि खोली और पढ़ा। जब 7 अभिशप्त रक्तभक्षी एकत्र होंगे और उनके बीच 3 का अंत हो जाएगा, तब शेष 4 मिलकर रक्त महास्नान की रचना करेंगे। एक ऐसा अनुष्ठान जिससे संपूर्ण मानव जाति का रक्त उनका भोजन बन जाएगा। रचना, जो सभा में एक ओर खड़ी थी, आगे आई। इस महास्नान से पूरी पृथ्वी पर तांत्रिक अंधकार छा सकता है, विक्रम। हमें इन्हें रोका ही होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। सभा के अनुसार शेष 4 आदमखोर अब 4 दिशाओं में फैल गए थे। पूर्व में चिताभस्मनाथ, जो मुर्दा घाटों का रक्षक बन चुका था। दक्षिण में कन्याभक्षी, जो केवल कन्याओं का रक्त पीता था। पश्चिम में सुरापिशाच, शराब और रक्त मिलाकर पीता था। उत्तर में स्वर्णमोह, जो अमीरों के शरीर से रक्त निकालता था। इनमें सबसे खतरनाक था स्वर्णमोह, क्योंकि वो अब राजा के दरबार तक पहुंच चुका था। इसी दौरान विक्रम के गांव में एक संदेशवाहक आया। राजमहल में अजीब घटनाएं हो रही हैं। राजा बीमार है, उनके शरीर से लगातार खून बहता है, पर कोई घाव नहीं। विक्रम और रचना एक दूसरे की ओर देखने लगे। स्वर्णमोह आ चुका है, रचना बोली। हमें अब राजमहल जाना होगा, क्योंकि अगला शिकार शायद पूरी राजधानी हो। विक्रम और रचना राजधानी पहुंचे। वहां की हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। लोग डरे हुए थे। महल के बाहर पहरेदारों ने उन्हें रोका, लेकिन जब रचना ने तांत्रिक चिन्ह दिखाया, वे उन्हें राजा के कक्ष तक ले गए। राजा अपने बिस्तर पर लेटे थे, बहुत कमजोर, चेहरा पीला, होंठ सूखे। उनके हाथों से लगातार रक्त टपक रहा था, पर कोई घाव नहीं था। राजवैद्य घबराकर बोला, हम कुछ समझ नहीं पा रहे, महाराज की नसें सूख रही है। रचना ने कमरे में चारों ओर मंत्र फेंके और तभी एक कोने में खड़ा एक दरबारी अचानक कांपने लगा। उसकी आंखें सुनहरी हो गई, चेहरा पिघलने लगा और वहां खड़ा था
स्वर्ण मुंह। उसका चेहरा चमकदार था, मानो सोने की परत चढ़ी हो। लेकिन जब उसने मुंह खोला, उसके भीतर नुकीले दांत और काला रक्त था। तूने हमें 2 भाइयों से वंचित कर दिया, विक्रम, वो बोला। अब तू राजा के साथ तीसरा बन जाएगा। स्वर्ण मुंह हवा में उड़ गया और विक्रम की ओर झपटा। लेकिन इस बार विक्रम अकेला नहीं था। रचना ने तांत्रिक रक्षा कवच खींचा और मंत्र पढ़ने लगी। रक्त ग्रहणाय कालाय स्वाहा। विक्रम ने रक्त खंजर निकाला और खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिराई। खंजर प्रज्वलित हो उठा। एक लंबी और भयानक लड़ाई शुरू हुई। दीवारें कांपने लगी, कांच फूटने लगे और चारों ओर मंत्रों की गूंज थी। स्वर्णमुंह बार बार हवा में गायब होकर वार करता, लेकिन विक्रम अब एक अनुभवी तांत्रिक योद्धा था। विक्रम ने रचना की मदद से एक अंतिम रक्तवर्ग मंत्र पढ़ा। कृतांत विनाशनाय रक्तहंता विक्रमाय नमः, और खंजर सीधे स्वर्णमुंह के सुनहरे मुंह में घुसा दिया। स्वर्णमुंह की चीख से पूरी राजधानी गूंज उठी। वो जलने लगा। उसका चेहरा पिघला, सोना राख बन गया। वह मर गया। राजा की हालत सुधर गई। उन्हें होश आया। उन्होंने विक्रम और रचना को प्रणाम किया और कहा, तुम दोनों ने देश को अंधकार से बचा लिया। ये महल अब तांत्रिकों की रक्षा में रहेगा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई महाराज। 4 खत्म हुए हैं, 3 अब भी बचे हैं। गांव लौटकर विक्रम एक टीले पर बैठा। उसके पास रचना थी। आकाश में चांद निकला था, पूर्णिमा का। हमने 4 आदमखोर मारे। रचना बोली, पर तुझे पता है ना, तू अब हमेशा तांत्रिक योद्धा रहेगा और तुझे सैकड़ों सालों तक इस संसार को आदमखोरों से बचाना होगा। विक्रम ने चुपचाप आकाश की ओर देखा। उसकी आंखें अब शांत थी, पर उनमें आग बाकी थी। आदमखोर बूढ़ा अब केवल एक कहानी नहीं रही, वो एक चेतावनी है कि जो शक्ति हम समझ नहीं पाते, उसे छेड़ना हमेशा कीमत मांगता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।